प्रेजेंट होता है एज ए फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी, ठीक है। तो चिली सॉल्ट बिटर में एज ए फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है सोडियम आयोडेट एज वेल एज पर आयोडेट के फॉर्म में, NaIO बोलते हैं सोडियम पर आयोडेट, ठीक, क्लियर। और सी वीड्स के फॉर्म में बहुत सारी चीजें मिल रही क्या, बेला भी है, टी शर्ट भी है, बैग है, तीन चीजें। लेकिन ये अम्ब्रेला जो तो मैं बोलूंगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा SN2 मैकेनिज्म, वाल्डन इन्वर्टर देखा है, वाल्डन इन्वर्टर, उसमें ऐसे पंखा, सॉरी जो फैन, सॉरी ये अपना क्या है, अम्ब्रेला में पकड़ो तो एक तरफ डंडा होता है, दूसरी तरफ सारी पंखुड़ियां नीचे तरफ होती है, ठीक है। और अगर हवा का झोंका चल जाए, जैसे कल काफी तेज आंधी आई थी, ऐसे आंधी में अगर रेजोनेंस का छाता लेके निकलो तो उसमें SN2 मैकेनिज्म में वाल्डन इन्वर्टर होता है ना, सारी तो ये आपको देखने में मिलेगा, इसीलिए दिया जा रहा है, इसको आप एक्सपीरियंस करिए। सीवीड जो होता है, सीवीड में लेमिनेरिया स्पीसीज, सीवीड में जो आयोडीन होता है, सीवीड क्या होते हैं, सीवीड क्या होते हैं? हाँ शिकारी घर में बैठता है तो दिखता है, हाँ सही कह रहे हो। इसका कुछ हिंदी नाम होता है शैवाल करके होता है, समुद्री शैवाल कुछ बोलते हैं, जलकुंभी, है ना। ये बताएं तो मेन नाम आपको बताते हैं, नाम से क्या लेना था। इसी में अंडर काफी डेप्थ में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको सनलाइट की जरूरत नहीं होती है ना। वैसे नॉर्मल प्लांट को सनलाइट चाहिए होती है, तब फोटोसिंथेसिस होती है, ग्रो करते हैं वो सब, है ना। उनके लिए भोजन जो है वो सनलाइट का एक पार्ट है वो, लेकिन उनके लिए सनलाइट जो होती है वो डार्क में भी ग्रो करते हैं। तो वो इस तरह के स्पेसीज होते हैं, इस तरह के प्लांट्स होते हैं, सी वीड्स बोलते हैं, ठीक है। और उनमें कई सारी स्पीशीज में बस नाम याद है, लेमिनेरिया स्पीशीज के जो सी वीड्स होते हैं उसमें खूब सारा भरा होता है आयोडीन, ठीक है। आयोडीन के बहुत अच्छे सोर्स होते हैं, लेमिनेरिया स्पीशीज के जो सी वीड्स होते हैं वो दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ आयोडीन, ठीक है। तो ये बस कहीं नाम आ जाए तो पता होना चाहिए कि ये सी वीड्स में भी आयोडीन होता है, और आयोडीन के सोर्सेज बहुत रेयर होते हैं, ठीक है। आयोडीन नॉर्मली ऐसे नहीं मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसका हैं कि भैया ये नेचर में एग्जिस्ट करता भी है, इसके एविडेंसेस नहीं देखे गए, ठीक है। क्योंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, 7.2 आवर तो उसकी हाफ लाइफ है, तो इसका एविडेंसेस नहीं है, लेकिन ये एलिमेंट ना के बराबर एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। स्टैटाइन बोलते हैं। एबंडेंस में ऑर्डर अगर देखें तो ऑर्डर सेम वही है जो इन एलिमेंट का अलोंग द ग्रुप है। सबसे ज्यादा, सबसे ऊपर कौन बैठा है, क्लोरीन, तो सबसे ज्यादा एबंडेंस भी किसका है, क्लोरीन का। सेकंड नंबर में क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब जो ग्रुप के टॉप टू बॉटम मूव करने के लिए ऑर्डर है वो भी सेम एबंडेंस ऑर्डर है, तो उसको याद रखने में कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होगी, ठीक है। जैसे है उसमें नोबल गैस में ऐसा नहीं था, नोबल गैस सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट कौन सी नोबल गैस थी, आर्गन थी, है ना। उसमें थोड़ा रैंडम सा ऑर्डर था, इसमें कम से कम एबंडेंस सबसे ज्यादा एबंडेंस क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन 30th मोस्ट एबंडेंट और क्लोरीन 20th मोस्ट एबंडेंट है। तो बाकी कोई एग्जैक्ट बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, थोड़ा सा आइडिया आपको देने के लिए मैंने लिख दिया, ठीक है ना। बस ये पता है कि मोस्ट एबंडेंट हैलोजन बोल देना क्लोरीन, लीस्ट एबंडेंट हैलोजन इन नेचर एस्टाटाइन, ठीक है, क्लियर। फिर आते हैं इनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है उनका ऑर्डर वगैरह कुछ डिस्कस करते हैं। पहला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे एसपीडीएफ में तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p5, है ना। अच्छा, क्लोरीन का करेंगे 17 है, 1s2 2s2 2p5 3s2 3p5। अब अगर हम केवल वैलेंस शेल का ही कॉन्फ़िगरेशन देखें तो फ्लोरीन में आ रहा था 2s2 2p5 और क्लोरीन में क्या आ रहा है 3s2 3p5, है ना। तो इसका मतलब वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और p सबसे पे 5 इलेक्ट्रॉन, उसी को
से, जैसे ब्रोमीन में आप देखोगे तो 4:4 भी है ना, एक वैलेंस है। बोलो भाई, इस तरह का हो जाएगा। तो इसको जनरलाइज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैलेंस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2Lp5। बस आप इतना भी याद रखोगे तो आपके इससे रिलेटेड जो बाकी है वो सब कवर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे वैलेंसी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर होती है, वो सब चीजें इससे कवर हो जाएंगी। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग याद कर लीजिए, हैलोजन का कोई भी हैलोजन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट में होता है NH2Lp5, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और p सबसेल में 5। ठीक है, क्लियर? तो ये जरूर लिख लीजिएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैलोजन का बनता है इन टर्म ऑफ NH2Lp। हाँ, एक चीज वहां पे और क्लियर वो दिख रही है हम लोग को कि फ्लोरीन की वैलेंस शेल में d ऑर्बिटल नहीं है, सेकंड सेल एलिमेंट है, d ऑर्बिटल है प्रेजेंट ही नहीं है। इसके अंदर फ्लोरीन कभी ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है मैक्सिमम s में, p में मैक्सिमम रखेगा तो 6, 8 से ज्यादा कभी नहीं रख पाएगा, 9 10 कभी नहीं, मतलब ऑक्टेट इन फ्लोरीन नेवर एक्सपेंड देयर ऑक्टेट इन देयर कंपाउंड। जब भी वो इलेक्ट्रॉन बनाएगा 8 से ज्यादा कभी नहीं। लेकिन ये सारे मुन्ना भाई के पास वैकेंट d ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, 3d इसीलिए लिख दिया कि अवेलेबल है, खाली पड़ा हुआ है, मतलब ये सब अपनी एक्साइटेड स्टेट में। अगर p का एक भी इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए d में, या एक से ज्यादा भी कर सकते हैं क्योंकि पेयर तो ज्यादा ही, तो वो अपने वो भी d ऑर्बिटल भी बॉन्डिंग में क्या करने लगेंगे, पार्टिसिपेट, और अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर देंगे। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तीनों जो एस्टाटीन भी उसी में आता है, लेकिन रेडियोएक्टिव से उसकी प्रॉपर्टी अगर हम लोग नहीं बात करा करेंगे तो नीचे के जितने भी हैलोजन है वो सभी ऑक्टेट एक्सपेंड करके बनाएंगे कंपाउंड। ठीक है, लेकिन फ्लोरीन नेवर एक्सपेंड देयर। ठीक है, तो बेसिक बात है ना, लेकिन ये चीज भी यहाँ पे क्लियर हो रही है। इसके बाद चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस। सीरीज बात है, टॉप टू बॉटम जैसे हम लोग आ रहे थे तो एक नंबर ऑफ सेल बढ़ती आ रही थी। क्लोरीन में सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सेल क्या है, ठीक है, मतलब क्लोरीन एक लीनियर इसके सराउंडिंग में 2 ऑर्बिट होंगी, मतलब उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो 2 ऑर्बिट तक स्प्रेड होगा, है ना। क्लोरीन में न्यूक्लियस के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो थर्ड सेल तक, थर्ड ऑर्बिट तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्प्रेड होगा। तो वही बात है कि न्यूक्लियस से जितना ज्यादा डिस्टेंस तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्प्रेड है तो उसका साइज भी क्या होगा, ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो डाउन टू ग्रुप जाने पे साइज क्या होता है। ठीक है, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। हैलोजन फैमिली में शायद 1 या 2 प्रॉपर्टी ऐसी मिलेगी एक्सेप्शनल ऑर्डर देखने को मिलेगा कि होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल के जो रूल्स पर रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑर्डर मिलेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज कर, ठीक है, सबसे छोटा साइज क्लोरीन है, सबसे बल्कि एलिमेंट हाइड्रोजन आयोडीन, और बल्कि फिर पीरियड पार्ट आयोडीन। यही ऑर्डर इनके आयन का, जो न्यूट्रल स्टेट में वही इनके आयन का, क्लोराइड आयन सबसे छोटा, क्लोराइड उससे बड़ा, ब्रोमाइड उससे बड़ा, आयोडाइड सबसे बड़ा, सबसे बल्कि आयन आयोडाइड है, सबसे स्मॉलेस्ट टीनी आयन हाइड्रोजन में फ्लोराइड है। ठीक है, तो ये सिंपल ऑर्डर है, इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं ना, बेसिक बातें ही सब। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, नोट जरूर करते रहिए, है ना। और अगर प्रिंट आउट किसी ने निकाला, तो ये पूरी क्लास एंजॉय करेंगे। उस पर जो बातें हैं वो सब काम वाली लिख लो, बाकी सब लिखी हुई इसमें, ठीक है, और ज्यादा नहीं लिखना। देखो आयनाइजेशन एनर्जी अलोंग द ग्रुप अगर देखा जाए तो वो एलिमेंट के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अलोंग द ग्रुप, ये जो लिखा हुआ है ये केवल अलोंग द ग्रुप बात हो रही है। ठीक है, तो अलोंग द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और अभी हम लोग देखा कि हैलोजन का साइज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, टॉप टू बॉटम मूव करने से साइज बढ़ता जा रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जस्ट अपोजिट ऑर्डर हमें देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी क्लोरीन की, छोटा साइज है, उसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है ना, सेकंड पीरियड को बिलोंग कर रहा है, बाकी हैलोजन की कंपैरिजन में। तो
सेकंड सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान नहीं है, काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जब जाके वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। क्लोरीन तब भी आसानी से थोड़ा रिलीज कर देगा उसका इलेक्ट्रॉन, थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है। थर्ड पीरियड थोड़ा न्यूक्लियस से लूजली बॉन्डेड होगा, थर्ड ग्रुप के इलेक्ट्रॉन वीक हुआ है। और ब्रोमीन, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड एलिमेंट है, साइज और बड़ा, उसकी वैलेंस शेल और दूर हो गई न्यूक्लियस से, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। कोई बात है, साइज जैसे बढ़ता जा रहा है आयनाइजेशन एनर्जी कम होती जा रही है, ठीक है, डिक्रीज होती जा रही है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज है। बस इतना आपको याद होना चाहिए, बस उसके अलावा और कुछ खास इसमें जरूरत नहीं, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, क्लियर है। किसी पॉइंट में डाउट पूछ लीजिएगा, कहीं भी कोई पॉइंट अगर आपको डाउट लग रहा हो कुछ भी, है ना, कोई चीज ना समझ में आ रही हो, ठीक है ना। अब आ जाओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिकल में क्या होता है, ये प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, टॉप टू बॉटम ग्रुप के अलाउंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग केवल हैलोजेंस में ही कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप 17 की प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ग्रुप 17 में सबसे ऊपर बैठा हुआ फ्लोरीन है ना, हाई, अच्छा फ्लोरीन के अपने ग्रुप तो सबसे ज्यादा है ही है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही तो है। तो इसकी पाउलिंग स्केल में इनकी कुछ वैल्यूज भी देखो मैंने लिख दी है, पाउलिंग स्केल वाली, पाउलिंग स्केल में इसकी वैल्यू होती है 4 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर ऊपर से नीचे आने में डिक्रीज करनी ही करनी होता है, क्लोरीन की कम हो जाएगी, थोड़ी सी कम है 3 पहुंच जाती है ना पाउलिंग स्केल। ब्रोमीन की और कम हो गई 2.8, आयोडीन की 2.5, आयोडीन की 2.55। अच्छा, कार्बन की कितनी होती है पाउलिंग स्केल में, 2.5। इसका मतलब अगर कहीं लिखा हो ऑल हैलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि आजकल इस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो रिलेट करके, है ना। कार्बन से सारी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आयोडीन थोड़ा सा हल्का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, आयोडीन की भी थोड़ी सी ज्यादा ही, कम किसी की नहीं। अच्छा, कार्बन से ज्यादा है तो हाइड्रोजन से तो ऑब्वियस से ज्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1 होती है, और ऐसे सभी एलिमेंट जो हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं पाउली स्केल में, वो सभी नॉन होते हैं, है ना। सिस्टम के बेसिस पे ही तो मेटल या मेटलाइड का दर्जा मिला था एलिमेंट को, है ना। 11th में आपने पढ़ा होगा कि मेटल किसको बोलते हैं, नॉन, वो सारा पाउलिंग स्केल में हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को बोलते हैं क्या, मेटल, है ना, और हाइड्रोजन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटलाइड भी आ गए थे, वो मेटल भी आ गए। तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा लिख लीजिएगा आप लोग, ये सर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ऐड करिए, ऑल हैलोजेंस आर नॉन मेटल, है ना, क्योंकि ये सभी हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑल हैलोजेंस आर नॉन मेटल, ठीक है, जितने भी हैलोजन है वो सभी नॉन मेटल है। बस वही कि उसकी बात करनी है हम लोग को, जितने हैलोजन है पांचों के पांचों हैलोजन नॉन मेटल होते हैं, कोई भी ना इनमें मेटलाइड है ना कोई इसमें मेटल है, ठीक, ऑल हैलोजेंस आर नॉन मेटल, क्लियर, बोलो भाई, आ रहा समझ में सर, चलो देखते हैं, हाँ बताइए बेटा कुछ कह रहे सर, हाँ क्या कहो बेटा, कोई बात नहीं, बता देना, अगर उसमें नहीं कर पा रहे हो तो चैट कर दो, कोई सर मेरे कार्बन नेक्स्ट प्रॉपर्टी कार्बन के नॉर्मल बिहेवियर शो करती है, हाँ क्या करो बेटा, हाँ बोलिए, बोलो प्रज्वल, आवाज आपकी पहुंच नहीं पा रही मेरे पास तक,
वही नेटवर्क। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर एक्सेप्शनल ऑर्डर माना जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर जैसा एक्सपेक्टेड वैसा नहीं आता। एक्सपेक्टेड तो ये कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की होनी चाहिए, क्योंकि डाउन इन जनरल डाउन टू ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करती है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनेशन एनर्जी की जैसे होता है कुछ कुछ ग्रुपों में, सभी में नहीं कह सकते, क्योंकि इसके एक्सेप्शनल केस लगभग 3-4 ग्रुपों में देखा जाता है। हाँ 13 में भी है, 14 में भी है, 15 में नाइट्रोजन की पॉजिटिव हो जाती है, ऑक्सीजन फैमिली ऑक्सीजन की सबसे कम हो जाती है, तो थोड़ा सा रहता है लफड़ा। लेकिन इन जनरल के अकॉर्डिंग, मतलब रूल के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा फ्लोरीन की होनी चाहिए, फिर क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की, ये एक्सपेक्टेड होता है। बट यहाँ एक चेंज, इनकी जब एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज निकाली जाती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की, तो क्लोरीन की वैल्यू ज्यादा है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन क्या है। ये ऑर्डर देखो, ये करेक्ट वाला ऑर्डर मैंने लिखा हुआ है, हम लोग को यही याद ही रखना है। क्लोरीन मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस की 349 किलो जूल पर मोल है ना, इसमें एनसीईआरटी डेटा दिया हुआ है। क्लोरीन का माइनस 333 किलो जूल पर मोल है ना। क्लोरीन की थोड़ी सी लेस नेगेटिव हो गई है, ब्रोमीन की उससे भी लेस नेगेटिव है, और आयोडीन की सबसे ज्यादा लेस नेगेटिव है, अपने ग्रुप में सबसे कम है, ये हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैया क्लोरीन की मोर नेगेटिव क्यों है क्लोरीन से, ये आपसे पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो। नीचे लिखा हुआ आंसर, उसको मत देखिए, लेकिन चलो देख लो यार, ये तुम लोग हाँ पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं। 11th में ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन होता है 11th क्लास के बच्चों को, मैं जैसे ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट भी मानी जाती है, पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है, देखो बेटा आंसर अपलोड पढ़ ही लिया होगा, जल्दी समझ लीजिए इसको क्या बोल रहे हैं। वो कह रहा है कि फ्लोरीन का जो साइज होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, सबसे जो नन्ना मुन्ना एटम है हेलोजन में, वो कौन है, फ्लोरीन है कि नहीं है। देखो थोड़ा सा तुम लोग को जिन बच्चों को नहीं पता है या नहीं क्लियर है वो समझ लीजिए। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का को कैसे क्या बताइए, विच हाइब्रिडाइज्ड कार्बन sp3 बेटा है ना, sp3 वाले की 2.5 होती है। ठीक है, जो मैंने वहां ऊपर बोली है, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिटी हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करती है, एस कैरेक्टर पे, परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर। तो sp3 हाइब्रिडाइज वाले की 2.5 होती है। अगर कार्बन जैसे ही sp2 हाइब्रिडाइज होता है तो एस कैरेक्टर बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिटी भी बढ़ जाती है, उसकी कितनी हो जाती है, sp2 हाइब्रिडाइज है, नंबर नहीं आते अरे बहुत आसान होती है, इसमें क्या। देखो ये मान लो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, sp3 वाले की 2.5। पाउलिंग स्केल में हम लोग कार्बन की 2.5 जो बोलते हैं ना, वो इन जनरल sp3 वाले की। जैसे ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो s कैरेक्टर बढ़ जाएगा, भाई इसका 25% होता है s कैरेक्टर, sp3 हाइब्रिडाइज का इसका 33.3% हो जाता है, तो 0.25 से बढ़ती है। ये तो याद ही होगा, s कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू en इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये है ना, अगर sp3 से sp2 तो कितने से बढ़ेगी 0.25, तो कितनी हो जाएगी 2.75। sp2 की याद कर लो, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की 2.75। ठीक, अब sp2 से जैसे sp होगा, कार्बन मान लो ट्रिपल बॉन्डेड हो, ठीक है, sp तो अब 0.5 से बढ़ेगी,
पहले 0.25 से, पहले 54 से बढ़ी 98 से बढ़ेगी, 0.25 अब 0.5, ऐसे यार 54 98 याद करो। तो पहले 0.25 से बढ़ी, अब 0.5 से बढ़ा दो, कितनी हो गई 3.25। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा एसिडिक होते हैं इसलिए, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव आप देखो ना तो ये ऑक्सीजन से कम है लेकिन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑक्सीजन से तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है लेकिन नाइट्रोजन से ज्यादा हो, नाइट्रोजन की 3 होती है और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसा थोड़ा सा डेटा याद रखो, ये डेटा इसलिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने कार्बन के लिए बताया यही डेटा नाइट्रोजन के लिए लगा सकते हैं। नाइट्रोजन अगर सिंगली बॉन्डेड है तो कितनी होती है 3, नाइट्रोजन अगर डबली बॉन्डेड हो गया तो कितनी हो जाएगी 3.25, ठीक है। और नाइट्रोजन अगर ट्रिपली बॉन्डेड हुआ तो हाँ 38 बढ़ाना है 3.7, हाँ फ्लोरीन से कम आएगा, लेकिन नाइट्रो ट्रिपली बॉन्डेड नाइट्रोजन सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है। समझ में याद कर लो, मतलब डेटा के साथ आप बात कर पाओगे, थोड़ा सा ऑर्गेनिक में काम आती है सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन वाली तो वहीं काम आती है। चलो भैया वो किया तो मैं बता दिया। अब आते हम लोग को पढ़ना तो फिलहाल इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती क्या है, देखो ये बोलते हैं किसी आइसोलेटेड गैस एटम में जब एक इलेक्ट्रॉन को इंटर कराते हैं, ठीक है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन जब इंटर करते हैं तो वहां पे एनर्जी के चेंजेस होते हैं, दो तरह की एनर्जी इन्वॉल्व होती है। इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में दो तरह की एनर्जी इन्वॉल्व होती है। जैसे मान लो हेलोजन का कॉन्फ़िगरेशन p5 है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ऐड करोगे तो p5 से उसका कॉन्फ़िगरेशन नया वाला क्या हो जाएगा p6 हो जाएगा। p6 p5 से ज्यादा स्टेबल होगा कि कम स्टेबल, रिलेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। तो अच्छा था स्टेबिलिटी बढ़ी है तो पोटेंशियल भी क्या होगी कम होगी, है ना। इसका मतलब जैसे आपको एनर्जी लेवल डायग्राम में आपको बोलूं कि ये एनर्जी है p6 वाले ऑर्बिटल, है एक p5 की मान गई पहले p5 है ना, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो कॉन्फ़िगरेशन क्या गेन करेंगे p6 रिलेटिवली मोर स्टेबल हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल क्या होगी डिक्रीज होगी, है ना, पोटेंशियल चेंज आएगा। लेकिन ये जो पोटेंशियल जो डिक्रीज होगा एनर्जी को भी कंजर्व होती है, इतनी एनर्जी एटम क्या कर देगा रिलीज कर देगा जितनी कम होगी। तो इसमें होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी में दो तरह की एनर्जी इन्वॉल्व होती है, एक तो चेंज इन पोटेंशियल है, ठीक है, दूसरा ये तो तब जब इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो पोटेंशियल भी कम हो गई। उससे पहले की अगर बात देखो तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जैसे ये कोई इलेक्ट्रॉन है टेस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन ऐड होने जा रहा है, तो जब ये ऐड हो रहा होगा तो देखो जो इलेक्ट्रॉन पहले से बैठे हुए बैलेंस से वो उसको वेलकम तो कर नहीं रहे होंगे कि वेलकम कर रहे होंगे, वो मतलब क्या चाह रहे होंगे इलेक्ट्रॉन आए, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज है, नेचर का है सेम का, आपको क्या करते हैं रिपेल करते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वैलेंस शेल का वो जबरदस्त रिपेल कर रहा है, ठीक ठाक रिपेल तो कर ही रहा हूँ। और अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना ही है तो उस रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन को वर्क करना पड़ता है, एक अपोजिट फील्ड लग रही है ऐसे है ना इलेक्ट्रॉन की, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड इसको बोल सकते हो, इसके अगेंस्ट क्या करना पड़ रहा होगा वर्क करना होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस होगी क्योंकि बर्डन बाय द इलेक्ट्रॉन, मतलब वर्क करने में कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करेगा लॉस करेगा, ये है वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन। वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, अरे अब रिपल्सन फील कर रहा है कि अट्रैक्शन फील कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन, रिपल्सन रिपल्सन फील कर रहा है तो एनर्जी देनी पड़ेगी ना, ऐसे मतलब कि इलेक्ट्रॉन को कुछ आपको एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, कुछ ग्लूकॉन डी पिलाना पड़ेगा तब बेचारा इतना फोर्स रिपल्सन फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर पाएगा, है ना। तो ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा केमिस्ट्री में ये मैंने थोड़ा फिजिक्स की लैंग्वेज में बताई, केमिस्ट्री में बर्डन बाय द इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। आप किसी बुक में पढ़ोगे तो वो वर्क जो इलेक्ट्रॉन कर रहा है उसको इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, जितना ज्यादा रिपल्सन झेलना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को उतना वर्क क्या होगा
ज्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव में वर्क क्या होगा, ज्यादा। और पोटेंशियल एनर्जी तो P5 से P6 सभी हैलोजन में हो रहा है। जैसे क्लोरीन और क्लोरीन इन्हीं दोनों में कंपेयर करते हैं हम, इन दोनों में लफड़ा हो रहा है ना। इसमें क्या कंपेयर करो, क्लोरीन का साइज छोटा है, क्लोरीन हमारा छुट्टू भाई है, इसका साइज छोटा है ना। उसका जो p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, उसका p ऑर्बिटल कौन सा है, 2p वाला है ना। बोलो भाई, वैलेंस शेल का p ऑर्बिटल कौन सा है, 2p, जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल करने जा रहे हो 2p तो है, ठीक है। और 2p5 है, ऐसे बोलो 2p5। अब एक इलेक्ट्रॉन आप उसमें ऐड करने जा रहे हो। अच्छा, क्लोरीन में क्या सिचुएशन है, उसके वैलेंस शेल का कौन सा p ऑर्बिटल है, p5, 3p5 है ना, थर्ड शेल का p ऑर्बिटल। अब बताओ किसका साइज बड़ा होगा, थर्ड सेल का p ऑर्बिटल उसका साइज बड़ा होगा, इस सेकंड सेल के p ऑर्बिटल का साइज, ऑब्वियस थर्ड सेल का p ऑर्बिटल का साइज है ना 2p से बड़ा ही होगा, क्योंकि 3p का सबसे 2p होगा, है ना भाई। 3p के बाहर ही तो ऐसे 3p बनता है, ये 2p और उसी के बाहर 3p, ठीक है, साइज ज्यादा होगा 3p वाले का। अब ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन आप किसमें इंसर्ट कराने जा रहे हो, p ऑर्बिटल में। फ्लोरीन, ये पहला वाला डायग्राम बनाया फ्लोरीन पे, दूसरा क्लोरीन के लिए। फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे हो, फ्लोरीन के 3p में, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का नंबर दोनों में सेम है, इसके भी p सबसे में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके भी p सबसे में 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें p सबसे में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक छोटे से डम्बल्ड एरिया में वो क्या है, कंसंट्रेटेड। उसमें 5 इलेक्ट्रॉन एक बड़े डम्बल्ड एरिया में क्या है, लाई कर रहे हैं। तो यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज डेंसिटी किसमें ज्यादा होगी, यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज डेंसिटी किस ऑर्बिटल में ज्यादा होगी, फ्लोरीन में। इसका मतलब ये फ्लोरीन में जब इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा, ये जबरदस्त इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फील कर रहा होगा, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम, हर एक यूनिट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, हर एक यूनिट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। ज्यादा रिपल्शन फील कर रहा होगा तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा। और इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव होगी किसके लिए, फ्लोरीन के लिए। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज तो दोनों के लिए सेम हो रहा है, दोनों P5 से P6 ही तो होंगे, तो वो दोनों में क्या है, सेम है। लेकिन वो वैल्यू निगेटिव ही है, ध्यान रखना, ये वैल्यू निगेटिव है, ठीक है। और उसमें वर्क पॉजिटिव हो रहा है, जिसमें वर्क में ज्यादा पॉजिटिव होगा तो डिफरेंस निगेटिव में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी लेस निगेटिव होगा, अभी नहीं चल रहा है ना। देखो, मैं ऊपर डेटा से रिलेट करके तो समझाता हूँ कि फ्लोरीन की -349 है, ऐसे समझो कि मान लो फ्लोरीन में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हो रहा है -400 किलो जूल, सिंपल डेटा बता रहा हूँ, ठीक है। और इसमें कितना ऐड करें कि ये आ जाए -333, 67 वर्क 67 किलो जूल के बराबर होगा। क्लोरीन में देखो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज दोनों में सेम ही होगा, कि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन P5 से P6 ही होगा, ठीक है। लेकिन इसमें आंसर इतना अगर लाना है -347, तो वर्क 67 से क्या होगा, कम की ज्यादा, है ना, हाँ कम। कितना हो जाएगा बताओ भाई, 50, ठीक है। तो अब सीधी सी बात दिख रही है कि फ्लोरीन में वर्क ज्यादा करना पड़ रहा है, अपकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है। इसका मतलब वो ज्यादा क्या फील कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है। तो अगर रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आएगा तो हम लोग केवल इसी पे जोर देंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज तो दोनों में सेम ही है ना। हम लोग बोलेंगे कि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फील कर रहा है। क्लोरीन में वो फील कर रहा है लेकिन रिलेटिवली कम कर रहा है, इसलिए लेस नेगेटिव किसकी होगी, फ्लोरीन, ठीक है। वही चीज देखो लिखी होगी रीजन में नीचे टू द पॉइंट, क्योंकि जो बोलना है वो लिमिटेड शब्दों में बोलना है ना। ये मतलब सब्जेक्टिव पेपर में हर साल क्वेश्चन आता ही है। अब इस बार ऑब्जेक्टिव हो रहा है आप लोगों का पेपर स्कूल वाला, तो ये मान लो कि उसमें ये मतलब बोर्ड लेवल का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में भी कहीं ना कहीं वो चिपका ही देंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन में ध्यान रखना, due to small size of fluid atom, they are strong electron repulsion in the relatively small 2p orbital of chlorine. ठीक है, and thus the extra incoming electron does not experience much effect, ठीक है।
तो वही बात है कि जितने छोटे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इंटर कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन परसेंट ज्यादा लगेगा और वो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा फील करेगा, अट्रैक्शन कम फील करेगा। जितना कम अट्रैक्शन फील करेगा उतनी उसकी क्या हो जाएगी, लेस निगेटिव हो जाएगी। तो जिसमें ज्यादा अट्रैक्शन होता है उसमें उतनी मोर निगेटिव आती है। ठीक है ना? तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए हम लोगों को। क्लियर? इसमें इलेक्ट्रॉन परसेंट ये कीवर्ड है, मतलब ये तो लिखना ही है। इलेक्ट्रॉन परसेंट ज्यादा होता है किसमें, क्लोरीन के 2p ऑर्बिटल। चलो भाई फिर आगे बढ़े। क्लियर? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर की अगर बात करें तो हेलोजन की ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो वेरिएबल होती है। पी ब्लॉक एलिमेंट की वैसे इन जनरल वेरिएबल होती है। वेरिएबल है तो मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी। मैक्सिमम क्या होती है, वो ग्रुप नंबर -10 से निकाल सकते हैं। तो हेलोजन कोई भी हेलोजन ग्रुप नंबर क्या होगा, 17 17 -10 कर दो तो मैक्सिमम कितनी आ जाएगी, +7। तो हेलोजन की +7 क्या हो जाएगी, हेलोजन की +7 आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी। ठीक है, हेलोजन की +7 मैक्सिमम। और मिनिमम कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम -18 कितनी हो जाएगी, -1। तो हेलोजन की मिनिमम हो गई -1 और मैक्सिमम हो गई +7। ठीक है, ये रेंज हो गई। अच्छा अब अगर बीच वाली लिखें तो बीच में ये सभी शो करते हैं वैसे तो। ठीक है ना, -1 से +7 के बीच में जितनी भी इंटीजर होल नंबर में ऑक्सीडेशन नंबर आ रही सारे शो करते हैं, लेकिन इनकी ऑड ऑक्सीडेशन नंबर इवन से ज्यादा स्टेबल होती है। ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे ऑड वाली लिख दी है ना। इसका मतलब ये नहीं कि इवन में शो नहीं करते, नहीं, कुछ कंपाउंड के इवन भी बनते हैं, लेकिन ऑड ऑक्सीडेशन नंबर हैलोजेंस की रिलेटिवली मोर स्टेबल होती इवन से, है ना। तो -1 मिनिमम, मैक्सिमम +7 और बीच में +1 +3 +5 है ना। ऑड ऑक्सीडेशन नंबर इज मोर स्टेबल देन इवन ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसका मतलब जैसे कहीं 2 शो कर रहा है और 3 शो कर रहा है तो रिलेटिवली 3 ज्यादा स्टेबल होगा 2 से, है ना। इवन ऑक्सीडेशन नंबर ऑड वाली से ज्यादा स्टेबल। लेकिन फ्लोरीन वेरिएबल नहीं शो करता है, क्यों नहीं शो करता, उसके बाद डी ऑर्बिटल। ठीक है, क्योंकि देखो ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर कैसे आ रही होगी, अगर इसको समझने की कोशिश करें तो जैसे ये ऊपर मैंने एक ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाया है। हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट में ऑर्बिटल पिक्चर बनाई है। एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 5 इलेक्ट्रॉन, ये ग्राउंड स्टेट है। इस समय कितने अनपेयर्ड है, 1 अनपेयर्ड है। इसका मतलब अगर बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बनाएगा, तो उसकी कोवेलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, और 1 कोवेलेंसी वाला कोई भी एटम है तो या तो वो +1 शो करेगा, अगर वो अपने से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के साथ जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन खुद ही लेके भागेगा, उस केस में -1 ऑक्सीडेशन नंबर आएगी। अगर वो एलिमेंट किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जुड़ेगा जो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन वो लेके भागेगा, उससे +1 आ जाएगी। मतलब कि ग्राउंड स्टेट में हेलोजन 2 ऑक्सीडेशन नंबर शो कर देंगे, आइदर +1 और -1। ये डिपेंड करेगा कि सामने वाला जिसके साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है वो उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव की लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव, है ना। अब जब इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनेगी तो एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 2p का, तो सॉरी d जो भी है 2p तो नहीं होगा, क्योंकि हेलो फ्लोरीन वेरिएबल इसीलिए नहीं शो कर पाता है क्योंकि फ्लोरीन में 2p में होगा, उसके बाद d ऑर्बिटल होता ही नहीं, वो एक्साइटेड स्टेट बना ही नहीं पाता है। लेकिन क्लोरीन में ऐसे क्या है, उसका 3p का इलेक्ट्रॉन 3d में जंप कर जाएगा, ब्रोमीन में 4p का 4d में जंप कर जाएगा। तो होगा क्या, कितने अनपेयर्ड हो गए, जैसे ही मैंने पहली एक्साइटेड स्टेट में 3 अनपेयर्ड हो गए। अब ये तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपस में हाइब्रिडाइज होकर क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए जैसे उन्होंने, तो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगी, ठीक है, +3, है ना। अच्छा अब ये और बना सकते हो, सेकंड एक्साइटेशन में ये वाला भी कम करा दो, 5 अनपेयर्ड तो 5 भी शो कर देंगे, ये वाले 6 भी शो कर देंगे। ठीक है, तो 7 आएगा, ऑड में आती जाएगी ना, 1 3 5 7। तो इस तरह से हैलोजन जो है वो अपनी ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हैं। जैसे जैसे एक्साइटेड स्टेट आती जा रही है वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन जंप करते आ रहे हैं और जितने अनपेयर्ड होते जाएंगे वो सभी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, उनके करस्पॉन्डिंग उनकी ऑक्सीडेशन नंबर डिफाइन होती जाएगी। ठीक है, फ्लोरीन लेकिन कभी वेरिएबल नहीं शो कर पाता।
अपने कंपाउंड में -1 ही शो करता है, या तो वो एलिमेंटल फॉर्म में रहेगा तो 0 शो करेगा, है ना, 0 तो सभी शो करते हैं, लेकिन कंपाउंड के फॉर्म में वो केवल -1 ही शो करता है। ठीक है, अच्छा माइनस ही क्यों शो करता है? क्योंकि वो किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, वो मोस्ट इलेक्ट्रॉन है भाई, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वही है, तो उसके साथ कोई भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन लेके तो फ्लोरीन ही भागेगा ना, उस पर हमेशा -1 का चार्ज है, इसमें फ्लोरीन +1 भी नहीं शो करता। ठीक है, तो ये बेसिक बात है, लेकिन क्लियर होनी चाहिए सभी को। फ्लोरीन डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर इन देयर कंपाउंड, तो -1 ही शो करता है, बाकी सब वेरिएबल शो कर देते हैं, उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एक नोट यहाँ लिखा हुआ है, ये नोट बड़ा काम का है। ये नोट क्या कर रहा है? इन सम कंपाउंड, कुछ ऐसे भी कंपाउंड देखे आपने क्लोरीन ब्रोमीन के, जिसमें क्लोरीन इवन ऑक्सीडेशन नंबर शो करने लगती है ना, क्लोरीन या ब्रोमीन के ही ज्यादातर मिलते हैं ऐसे कंपाउंड, इसमें हैलोजन इवन शो करने लगते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ClO2 में देखो क्लोरीन की 4 आ रही है ना, Cl2O6 में क्लोरीन की 6 आई ऑक्सीडेशन नंबर, BrO2 में 4, तो ये सब इवन ऑक्सीडेशन है। तो कभी ऐसा कोई कंपाउंड दिख जाए जिसमें हैलोजन की इवन ऑक्सीडेशन नंबर हो, ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड बोलते हैं कि ये इवन ऑक्सीडेशन नंबर बहुत स्टेबल है। ये कंपाउंड बन तो जाते हैं, लेकिन अगर इनको पानी में भी आपने डाल दिया ना तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं, क्योंकि इवन में रहना नहीं चाहते। ठीक है, जैसे 4 वाले को पानी में डालेंगे ना तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाए। डिस्प्रोपोर्शनेट होने का मतलब इसका 1 मोल ऑक्सीडाइज होके 4 से जस्ट हायर में 5 में पहुंच जाएगा, और 1 मोल रिड्यूस हो 4 से 3 में टपक जाएगा। ऐसे वो एक केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा। ये जितने भी इवन ऑक्सीडेशन नंबर वाले ऑक्साइड है, अगर इनको इवन वाटर में डाल दें, या वाटर के अलावा बेस भी ले सकते हो, NaOH KOH में भी डाल दोगे ना, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट होकर एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन देने लगते हैं। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है बेसिक, है ना। तो वही लिखा हुआ है कि ये इवन ऑक्सीडेशन नंबर बहुत स्टेबल नहीं है, these compounds are less stable, है ना, and easily get disproportionate in basic medium, even water भी लिखो, इनको पानी में भी डिसॉल्व कर दे तो भी ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं, है ना। बेस तो खैर हो ही जाएंगे, बेस में तो आसानी से हो जाएंगे, इवन इन वाटर, हॉट वाटर बस ले लीजिएगा, हाँ, ये सारे डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। ठीक, इवन वाले इवन ऑक्सीडेशन नंबर हैलोजन की इतनी ज्यादा अनस्टेबल, इतनी ज्यादा कम स्टेबल है कि ये वाटर या बेस में डिसॉल्व करने पर आसानी से ऑड ऑक्सीडेशन नंबर अपने से एक हायर वाली में चले जाएंगे, अपने से लोअर वाले में चले जाएंगे। 1 मोल ऑक्सीडाइज होगा, 1 मोल रिड्यूस होगा, मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। ठीक है, देखो इसमें कुछ एग्जांपल से आपको चीजें और क्लियर कर देते हैं। ये एक रूल होता है, अभी आगे पढ़ेंगे भी हम लोग, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आ रहा है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल, ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, और ये रूल ऐसा नहीं कि हैलोजन फैमिली में ही, इसके पीछे वाले जितने भी ग्रुप है ना, क्योंकि हम लोग पीछे से पढ़ रहे हैं ना, जैसे ऑक्सीजन फैमिली, सल्फर फैमिली, उधर नाइट्रोजन फैमिली, वहां भी एप्लीकेबल है। नॉन मेटल के ऑक्साइड को पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो ऑक्सी एसिड बनाने लगते हैं, सेम ऑक्सीडेशन नंबर पे। ठीक है, ये एक रूल है, ये रूल जरूर लिख लीजिए। ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल प्लस वाटर क्या बना देंगे? ऑक्सी एसिड ऑफ सेम ऑक्सीडेशन। ठीक है, सेम ऑक्सीडेशन नंबर के क्या बना देंगे? ऑक्सी एसिड। क्लियर? अच्छा, कुछ ऑक्सी एसिड के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि अगर रिएक्शन लिखने जा रहे हैं हम लोग तो हैलोजन के 4 मेन ऑक्सी एसिड बनते हैं। जैसे क्लोरीन के मैंने लिख दिए HClO, HClO2, HClO3, HClO4। ठीक है, इसको इसमें ऑक्सीडेशन नंबर मैंने सबके लिखे हैं, ऑड में ही है सब 1 3 5 7। ठीक है, 1 3 5 7, इनका नाम पता है? तो ये नाम इनके हैं। ठीक है, उसमें बस ये है कि जो ऐसे इनको 20 से डिवाइड कर दो, एक लोवेस्ट और सेकंड लोवेस्ट को एक साथ ले लो, हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट एक साथ ले लो। ठीक है, तो
तो जो लोवेस्ट और सेकंड लोवेस्ट है उसके नेम के आगे सफिक्स के फॉर्म में अस यूज करते हैं, ठीक है। और जो हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट में नेम के आगे एज ए सफिक्स इक यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे HCl हो तो उसको बोलेंगे क्लोरस एसिड, लेकिन इसमें लोवेस्ट है तो उसमें एक प्रीफिक्स भी यूज करेंगे, लोवेस्ट में हाइपो और ऐड करेंगे, इसका पूरा नाम हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। सेकंड लोवेस्ट में प्रीफिक्स में कुछ नहीं यूज करेंगे, ओनली अस यूज करेंगे एज ए सफिक्स, तो क्लोरस एसिड नाम के आगे अस। सेकंड हाईएस्ट में नाम के आगे एक क्लोरिक एसिड, और जो मोस्ट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन है उसमें फिर प्रीफिक्स में क्या ऐड करेंगे, पर हाईएस्ट सबसे हाईएस्ट वाले 7 वाले 7 शो कर रहे हैं पर क्लोरिक एसिड। ये 11th में पढ़ा होगा, बेसिक इनऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर का रूल है, ठीक है। तो ये हाँ नहीं पढ़ा रहे तो ये चलो हम पढ़ा देंगे, भी सब हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अभी ये टी ब्लॉक में हर फैमिली में सब आएगा तो ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। अगर ClO2 है, ClO2 की रिएक्शन क्या है, कोई पानी से बताओ क्या है, ठीक है। आगे आपको नहीं बोला जा रहा है, देखो मैं थोड़ा लिख के दिखाऊंगा तब थोड़ा और जल्दी स्ट्राइक करेगा। जैसे आपको बोल दिया गया ClO2 प्लस वाटर, ठीक है। माना कि आपने ये रिएक्शन कभी नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, लॉजिक को समझ लो। आप क्या करो, क्लोरीन नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड दिया गया है, अब तुरंत उसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, है ना। यहाँ पे क्लोरीन की निकालोगे तो 4 आएगी, ठीक है। हैलोजन के बारे में हम लोग पढ़ी चुके, अभी पढ़ाई है। हैलोजन की इवन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, स्टेबल नहीं होती पानी के अंदर, इसका मतलब 100% डिस्प्रोपोर्शनेट होने वाली, ठीक है। अब इसमें फंडा ये होता है कि इवन में डिस्प्रोपोर्शनेट करते समय एक बार जस्ट इससे ऊपर वाली ऑड में जाएगा तो 4 से 3 में जाएगा, और 3 ऑक्सीडेशन नंबर का करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड बन जाएगा, क्योंकि नॉन मेटल का ऑक्साइड पानी के अंदर क्या बनाते हैं, ऑक्सी एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो 3 ऑक्सीडेशन नंबर को देखो, ऑक्सी एसिड कौन सा है, HClO2 क्लोरस एसिड, तो इसका मतलब 1 मोल क्या बनने लगेगा, क्लोरस एसिड HClO2, ठीक है। लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब है 1 मोल ऑक्सीडाइज हुआ, 1 मोल रिड्यूस भी तो होगा, तो 4 से जस्ट लोअर ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा 3 गया तो कम होके गया है, तो इसका मतलब इंक्रीज भी तो होगा, तो 4 से हायर में किसमें आया, 5 में। अब 5 में देखो कौन सा ऑक्सी एसिड है, देखो भाई क्लोरिक एसिड है, HClO3, तो 1 मोल वो जाएगा HClO2 में, 4 से 1 कम वाली में, और 1 4 से जस्ट हायर वाली में, तो क्या बन जाएगा HClO, ठीक। कौन सा, हाँ 4 वाली ही तो जा रही है 3O5 में, नहीं यहाँ ऑर्डर हम लोग नहीं लिख रहे हैं, ऑर्डर को लिख पाना थोड़ा डिफिकल्ट है कि इन हैलोजन में सबसे कम स्टेबल कौन सी है ये बता पाना थोड़ा सा, क्योंकि वो क्लोरीन के लिए अलग ऑर्डर आता है, ब्रोमीन के लिए अलग ऑर्डर आता है, उसमें थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है थोड़ा, है ना। तो ये ऐसे याद करो कि इवन ऑक्सीडेशन नंबर रिलेटिवली लेस स्टेबल ऑर्डर है ना, तो 4 इवन है तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट होना तय है ना, 6 होता तो भी डिस्प्रोपोर्शनेट होगा, ठीक है। और अपने से एक हायर वाले में जाएगा ऑक्सीडाइज होके, और एक बार लोअर वाले में जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड बना देगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर वाटर की जगह वो हमें NaOH लिख के दे देता, बोलता कि बताओ ये रिएक्शन लिख के दिखाओ तो जाने, ClO2 प्लस NaOH, NaOH एक्वस NaOH है, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ऊपर लिखा तो वही चीज है, लेकिन समझ लो इसको, समझना जरूरी। तो ClO2 प्लस NaOH, तो एक्वस है, पहले तो वाटर के साथ रेडियली रिएक्ट करके क्या बना देगा, अपने ऑक्सी एसिड, तो पहले तो वही दोनों बनेंगे, 1 मोल HClO2 1 मोल HClO3, लेकिन सोल्यूट यहाँ पे बेस है तो तुरंत एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, 1 मोल NaClO2 का हाइड्रोजन, एसिड का हाइड्रोजन, बेस का OH, वाटर निकाल दो बना दो सॉल्ट, तो क्या बन जाएगा NaClO2, सोडियम क्या बोलेंगे इसको, क्लोराइड, ठीक है। और 1 मोल NaClO3 क्लोरिक एसिड चासी बनेगा, वो 1 मोल और कंज्यूम कर लेगा इसको, ये बना देगा, क्योंकि एसिड बेस साथ साथ रह नहीं सकते, वो सॉल्ट के फॉर्म में अपीयर हो जाएगा,
प्लस वाटर और बना देना, इस वाली में एक एक्स्ट्रा 1 मोल है ना, 2 मोल पानी बना देना, ठीक है। हाँ नहीं समझ में आया? तो अगर NaOH या KOH के एक्वा सॉल्यूशन जाओगे तो पहले तो वाटर से एसिड रिएक्ट करके ऑक्सी एसिड बनाएगा, लेकिन वो जैसे ही बनेंगे 1 मोल NaOH के साथ रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। अच्छा सॉल्ट, अच्छा ये था ना, जब भी किसी ऑक्सी एसिड का सॉल्ट बनने लगे बेस के अंदर तो उसके नेम में ऐसा करते हैं कि अगर ऑक्सी एसिड के नाम में अस आ रहा है लास्ट, तो अस रिप्लेस विद आइड, एस की जगह आइड लिखते हैं जब सॉल्ट का नाम लिखते हैं। और अगर इक आ रहा है, इक इस एसिड है कोई, तो इक रिप्लेस विद एड, एटी, ठीक है। तो जैसे ये था आपका क्या था, क्लोरस एसिड, तो लास्ट में अस आ रहा है तो इसको बोलेंगे सोडियम, तो पहले बोल ही देंगे, तो बाद में क्लोराइड बोलेंगे, अस किससे रिप्लेस कर देंगे, आइड से, तो इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। और ये क्लोरिक एसिड है ना, तो इसको बोलेंगे सोडियम, इक की जगह एड, क्लोरेट, ठीक है। हाँ ऐसे नाम लिख सकते हो। अच्छा ये चलो बताओ, तो एक क्लियर हो जाए भाई, तुम लोग को सही में समझ में आ गया। Cl2O6 प्लस NaOH, ये आप खुद से कर लो, चलो Cl2O6 प्लस NaOH आपको प्रोडक्ट बनाना है। बिल्कुल लॉजिक से जाइए, बिल्कुल है ना। पहले क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लीजिए कितनी आ रही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये इवन है, इवन वाला बेस के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनल, ऐसे कर डालो, बना डालो, बताओ क्या बना, सोडियम क्लोरेट और सोडियम पर सोडियम क्लोरेट प्लस सोडियम पर क्लोरेट और पानी, वाटर, है ना। बहुत बढ़िया, करेक्ट। ऑनलाइन में बच्चों हो रहा है? यस सर, यस सर। +6 है ना, +6 में बैठा हुआ है, एक बार ऑक्सीडाइज हो जाएगा, डिस्प्रोपोज 6 से 7 में जाएगा, वो 7 ऑक्सीडेशन नंबर में ये वाला बनता है बेटा HClO4, लेकिन H की जगह NH चिपका देना, सॉल्ट बनेगा ना NaClO4, और 1 मोल वो जाएगा 6 से 5 में, 5 के करस्पॉन्डिंग ऑक्सी एसिड बनेगा HClO3, H की जगह Na चिपकाना है NaClO प्लस 1 मोल पानी बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपको सोडियम पर क्लोरेट और सोडियम क्लोरेट का मिक्सचर, ठीक है। तो अच्छा ये कर लिया, तो बस ये वाला भी करके दिखा दो भाई, Cl2O7 प्लस NaOH, इसमें क्या बनना चाहिए, क्लोरीन के तरह तरह के ऑक्साइड होते हैं, क्लोरीन का ये एक ऑक्साइड बड़ा फेमस है Cl2O7, अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन रिएक्शन देखो हम लोग पहले ही कर डाल रहे हैं, मतलब बदल Cl2O7 प्लस NaOH, सोडियम पर क्लोरेट, इसमें मिक्सचर नहीं बनेगा, हाँ इसमें मिक्सचर, हाँ क्या, हाँ हाँ +7 ऑड है, बिल्कुल सही बात है, तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। अच्छा हाईएस्ट वाला वैसे भी डिस्प्रोपोर्शनेट है, डिस्प्रोपोर्शनेट जो मिडिल में कहीं बैठा होगा तो हो सकता है, तो ये सेम ऑक्सीडेशन नंबर में ही बना देगा ऑक्सीडेशन, 7 में तो एक ही बनेगा HClO4, वो Na के साथ सॉल्ट बना देगा NaClO4, सोडियम परक्लोरेट, इसमें डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, है ना, इसमें डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं हो पाएगा, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेट भाई इसमें इंटरमीडिएट या तो इवन हो या इंटरमीडिएट में कुछ लाई कर रही हो, तो कई बार इंटरमीडिएट में ऑड वाले भी कई बार डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं रेयर केस में। जैसे एक एग्जांपल ये देखो, क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ये AIEEE क्वेश्चन 2006 में पूछा गया, लेकिन उसने क्वेश्चन में डिस्प्रोपोर्शनेट लिख दिया है, डाउट खत्म कर दिया है। देखो पढ़ो क्वेश्चन क्या है, what products are expected from the disproportionation reaction of hypochlorous acid, हाइपोक्लोरस एसिड के डिस्प्रोपोर्शनेशन से क्या प्रोडक्ट बनेंगे, है ना। तो उसने साफ साफ बोल दिया है कि डिस्प्रोपोर्शन हो ही रहा है ना, तो ज्यादा उसमें सोचना नहीं। हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मूला क्या लिखें, HOCl, ठीक है।
अब इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो पहले, +1, देखो +1 हो रहा है तो डिस्प्रोपोर्शन एक बार ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगा, तो रिड्यूस होके 1 से जाएगा -1, ठीक है। -1 इसमें Cl में है, Cl दो ऐसे हैं जिसमें -1 है, ठीक है। और हायर अगर जाएगा तो +1 से जाएगा 3, आइदर 3, और अगर बहुत ज्यादा आपने हीट कर दिया तो कई बार 5 में भी चला जाता है, डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा सॉल्यूशन हॉट है ना। तो वैसे कोल्ड एंड डाइल्यूट में जस्ट ऊपर में जाता है, लेकिन हॉट एंड कंसंट्रेट में उससे ऊपर भी छलांग लगा सकता है ना, 1 से 5 भी जा सकता है। तो वो थोड़ा डाउटफुल है, इसलिए ऑप्शन में जाना बेहतर रहेगा, क्योंकि उसने कुछ हॉट कंसंट्रेट कुछ बोला नहीं, तो बेटर है कि ऑप्शन में जाए। ऑप्शन इसीलिए दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। जैसे पहला है, इसमें निकालो क्लोरीन की कितनी आ रही है, प्लस HCl में +5 और इसमें +1, तो बताओ पहला आंसर हो सकता है ना। इसमें तो एक में से एक में बढ़ रही है, तो डिस्प्रोपोर्शनेट हुआ ही नहीं, इस हिसाब से तो ये हो ही नहीं सकता। दूसरा HClO2 में तो चलो बढ़ रही है, 3 हो रही है, और HClO3 में और ज्यादा बढ़ गई, कितनी 7, तो ये तो केवल ऑक्सीडाइज ही हो रहा है, रिड्यूस तो हो ही नहीं रहा है। डिस्प्रोपोर्शनेशन 1 मोल ऑक्सीडाइज 1 मोल रिड्यूस भी होना चाहिए, तो 2 ऑप्शन तो उसने बर्बाद दे दिए। ये तो आप ऐसे ही देख के हटा दोगे, आपको नहीं रिएक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन इतना पता है डिस्प्रो एक बार ऑक्सीडेशन एक बार रिडक्शन होता है, तो भी इसको आप हटा दोगे ऑप्शन को। सी भी चेक कर लो, सी में Cl माइनस और Cl +1, देखना +1 आ रही है, क्या ये डिस्प्रोपोर्शनल हुआ ना, क्योंकि Cl ओरिजिनली 1 में तो बैठा था, 1 से 1 में नो चेंज, और हाँ रिड्यूस हो रहा है, तो केवल रिड्यूस को डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, उसमें Cl -1 और HClO3 में Cl +5, ठीक है। हो सकता है ज्यादा हॉट कंडीशन में कराई हो रिएक्शन, तो वो 1 से 3 ना जाके 5 चला जाएगा, हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है। अभी क्लोरीन की रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे भी, क्लोरीन हॉट एंड कंसंट्रेट एंड में उसमें HClO3 में चला जाता है सीधे +5, बस तो आंसर है, ठीक है। प्रैक्टिकली करेंगे तो सारी बन जाएंगे, फिर CO2 बनेगा और फिर से डिस्प्रोपोर्शनेट, हाँ वही बता रही है, इसमें थोड़ा सा हीटिंग कंडीशन या टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर जाता है। तब यहाँ कुछ बोला नहीं, इसलिए ऑप्शन भी जानबूझ के उसने ऐसा एक ही डाला कि इससे बच्चे कंफ्यूज ना हो, आसानी से आंसर दे दो। हाँ +7 और -1 में अगर कोई क्लोरीन का ऑक्साइड है या ऑक्सी एसिड है, देन इट विल नेवर डिस्प्रोपोर्शनेट, वो नहीं हो सकता कभी डिस्प्रोपोर्शनेट। बाकी बीच वाले हो सकते हैं, और इवन वाले तो बहुत आराम, इवन वालों को तो पानी के अंदर भी डाल दोगे तो आराम से डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, इतने ज्यादा अनस्टेबल। हाँ फिर नहीं हुआ एनोस, पानी के अंदर वो डिस्प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, ये वो रिएक्शन है, अभी ऊपर मैंने कराई दी, आप फिलिंग द ब्लैंक्स वाली कर लीजिएगा, ठीक है, ऊपर हम लोग कर लिए। एक ये रीजनिंग क्वेश्चन है, टी ब्लॉक में रीजनिंग क्वेश्चन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, कोई एक स्टेटमेंट दे देगा, बोलेगा क्यों, रीजन बताओ, है। तो इसमें क्वेश्चन में ClF3 एग्जिस्ट करता है जबकि FCl3 डज नॉट, है ना, ClF3 बनता है और FCl3 नहीं बनता है, ठीक है। आंसर दिया हुआ है यार वैसे तो, लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए। तो देखो हम ऐसे क्वेश्चन में Cl पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते तो 3 आ रही है, और अगर हम मान लेते हैं कि वो कंपाउंड सपोज बने, अगर नेचर में एग्जिस्ट करे, तो फ्लोरीन पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या आने लगेगी, +3। क्या फ्लोरीन पे -1 के अलावा कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है, नहीं है, लेकिन यहाँ पे आ रही, इसका मतलब उसने फ्लोरीन का ऑक्टेट एक्सपेंड कर दिया है, जो कि कभी फ्लोरीन कर नहीं सकता, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। तो अगला कंपाउंड थ्योरेटिकली पॉसिबल, मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आंसर बस यही देना है कि क्लोरीन हैज वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर मतलब +3 बहुत आसानी से शो कर देगा। लेकिन फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, वो अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं करेगा, सो इट कांट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। फ्लोरीन में भी पॉजिटिव नहीं शो करेगा, पॉजिटिव में कोई भी +1 +3, क्योंकि इसके लिए उसको अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करना पड़ेगा, जो कि वो कर नहीं सकते, है। फ्लोरीन सेकंड पीरियड एलिमेंट है, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है, ठीक। फ्लोरीन 3 बॉन्ड बना ही नहीं सकता।
ठीक है, क्लियर होगी बात, है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी में आते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है वगैरह वगैरह। ठीक है, देखो 4 हैलोजन होते हैं, सभी को बताइए, क्लोरीन क्लोरीन 2 हैलोजन। अब इनके अगर हम लोग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर की बात करें, ठीक है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती क्या है, किसको बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? बॉन्ड टूटने में एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब एक मोल जो बॉन्ड एनर्जी है, सिंपल थर्मोडायनेमिक्स का टर्म है, कोई भी एक मोल कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमें सप्लाई करनी पड़ती है, वो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाती है। ठीक है, जैसे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन, इसका मतलब एक मोल फ्लोरीन में जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड है ना, उनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ रही होगी, वो फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, अब ऐसे ही देखो, आपको एक मोल मान लो फ्लोरीन दे दिए गए मॉलिक्यूल, एक कंटेनर में एक मोल क्लोरीन गैस दे दी गई, ऐसे ब्रोमीन आयोडीन, और सबके सिंगल बॉन्ड आपको तबाह करने तोड़ने हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें देनी पड़ेगी, है ना। अगर आपसे थ्योरेटिकली पूछा जाए, थ्योरेटिकली एक्सपेरिमेंटल डेटा की बात नहीं कर रहे, तो देखो थ्योरेटिकली हम लोग कहेंगे सबसे ज्यादा एनर्जी फ्लोरीन को देनी चाहिए। जैसा हम लोग ने केमिकल बॉन्डिंग में बेसिक पढ़ा था कि जितने छोटे एटम होते हैं वो जब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग होते समय उनके ऑर्बिटल की एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा हो जाती है ना। फ्लोरीन का 2p और 2p, यहाँ पे इसका सिंगल बॉन्ड कैसे बन रहा होगा एज पर वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, इसका फ्लोरीन का एक 2p ऑर्बिटल डबल शेप का, दूसरे दो 2p आपस में ओवरलैप कर रहे होंगे, लेकिन साइज छोटा है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा होगी 2p की ओवरलैप। ठीक है, 3p में साइज बढ़ गया, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो जाएगा, ब्रोमीन नॉर्गम आयोडीन नॉर्गम, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम हो रही हेड टू हेड ओवरलैपिंग में, तो जितनी कम ओवरलैपिंग होगी उतनी एनर्जी निकलती कम है बॉन्ड के बनने में, और जिस बॉन्ड के बनने में जितनी कम एनर्जी निकलती है उसको तोड़ने के लिए उतनी कमी देनी पड़ती है। ठीक है, क्योंकि जिस बॉन्ड के बनने में जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतनी एनर्जी तोड़ने के लिए चाहिए, उतनी देनी भी पड़ती है। तो थ्योरेटिकली तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए। फिर क्लोरीन, मतलब एक्सपेरिमेंट, मतलब जो थ्योरेटिकल ऑर्डर है वो कुछ ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल्स हम जो बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी लफड़ा है, एक्सेप्शनल केस होता है। यहाँ पे लफड़ा क्या होता है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा ना होने की बजाय चेंज क्या होता है, जो एक्सपेरिमेंटल इनका डेटा जब देखा जाता है तो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा ना होकर क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों से कम हो जाती है। हाँ, इज्जत बच जाती है, आयोडीन से ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा क्लोरीन की होती है। ये वैल्यूज भी देख सकते हैं, क्लोरीन के एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, है ना, 242.6, ब्रोमीन में थोड़ी कम, आयोडीन, फिर फ्लोरीन की, आयोडीन की, फ्लोरीन की लेकिन आयोडीन से ज्यादा है। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये ऑर्डर याद है, तो ज्यादातर केस में आपको ऑर्डर दिया जाएगा, पूछेंगे कौन सा सही है, अगर आप वैसे बताएंगे तो आंसर गलत आने लगेगा, इसमें ये ऑर्डर आपका क्या है, ऑर्डर क्यों चेंज हो रहा है, कौन सा फैक्टर ऐसा है जो वो कर रहा है, ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, रिपल्शन ज्यादा लग रहा है ना, आप बताओ, बैटरी जा रही, बता दो सर, क्योंकि स्मॉल साइज ऑफ क्लोरीन, सो वो लोड बेस को अकोमोडेट नहीं कर पाता है, सर लोड बेस क्वेश्चन तो जैसे उसकी बॉडी डिसोसिएशन कम हो जाए। ठीक, बहुत है ना, सेम यही बात होती है। देखो हर चीज सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना। माना कि फ्लोरीन का साइज छोटा है, उनके ऑर्बिटल खूब प्यार से आ रहे हैं, पास पास ओवरलैप कर रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, तो भैया उनके न्यूक्लियस भी तो पास पास आ रहे हैं, और उनके वो वाले ऑर्बिटल जो अनशेयर्ड है, जिनको हम लोग बोल रहे हैं, जिनके इलेक्ट्रॉन पेयर को लोन पेयर बोल रहे हैं, वो भी तो पास पास आ जाएंगे। ठीक है, हर एक फ्लोरीन पे 3-3 लोन पेयर है, तो वो लोन पेयर भी तो रिपेल करने लगेंगे, है ना। तो इनके वैलेंस शेल के ऑर्बिटल बहुत पास आ जाते हैं, ठीक है, और इनके बीच का रिपल्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और वही बात है कि यहाँ पर
बॉन्ड ओवरलैप, एक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, बाकी उनके जो अनशेयर्ड वो रिपेल कर रहे हैं, है ना। इंटरनल विथड्रॉ हो रहा है मॉलिक्यूल में, दो एटम तो बॉन्ड बनाना चाह, दो ऑर्बिटल बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, लेकिन उसी दोनों एटम के तीन तीन लोन पेयर है जो रिपेल भी कर रहे हैं, तो इस बॉन्ड में स्ट्रेन डेवलप हो जाता है। ये बॉन्ड सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग हो इसी में रही है, लेकिन स्ट्रेन्ड बॉन्ड है क्योंकि इनके लोन पेयर रिपेल कर रहे हैं और वो एक ही ऑर्बिटल है जो बॉन्ड स्टेबल किए हुए, तो वो बॉन्ड वीकेन हो जाता है, वीक हो जाता है, स्ट्रेन्ड बॉन्ड हो जाता है। बाकी उनमें भी रिपल्सन है, लेकिन साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस दूर दूर है, उनके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी फॉर अवे है, तो उनके बीच का रिपल्सन फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में कम होगा, है ना। तो आंसर आपको अगर पूछा जाए कि भाई क्यों ज्यादा है, तो आपको क्या बोल देना है, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम लार्ज इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन है ना इंटरनली है, ठीक है, मतलब उस मॉलिक्यूल के खुद के लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल कर रहा है ना। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ब्रैकेट में लिख दिया, लोन पेयर वाले रिपल्सन है, वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर जाते हैं, इससे उसका बॉन्ड वीक हो जाता है क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेन्ड हो जाता है। इस तरह की सिचुएशन है, ये डायग्राम में आप देख सकते हो, दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, साथ ही साथ उनके लोन पेयर काफी पास आ गए तो वो रिपेल भी कर रहे हैं, और रिपल्सन इस अट्रैक्टिव फोर्स के रिवर्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो वहां पे है ना बॉन्ड स्ट्रेन्ड हो जाता है। इनके पी ऑर्बिटल का ये ओवरलैपिंग लेस एनर्जी देने पे भी टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। घर का यदि लंका ढाले, ये कहावत यहाँ पे सही बैठ रही है। तो इनके जो लोन पेयर है ना वही इतना रिपल्सन डेवलप कर रहे हैं, तो इसका खुद का सिंगल बॉन्ड बहुत कमजोर हो गया है ना, ठीक है। तो फ्लोरीन की बॉन्ड है थी, फ्लोरीन से तो कम हो ही रही है, ब्रोमीन से भी कम हो रही है, बस आयोडीन से कम है। आयोडीन में इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग ही बहुत ही वीक हो रही होगी, है ना, इस वजह से फ्लोरीन का ये ऑर्डर बन जाता है, ठीक है, क्लियर है। ये याद रहेगा आप लोगों को सभी को, सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी Cl2, फिर Br2, फिर तीसरे नंबर पे H2 को रखना है ना, मतलब मेन आपको ये जरूर ऑर्डर जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में रीजनिंग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बोल रहा हूँ, मेंस में तो सब कुछ पूछ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर वो ऑर्डर वाले क्वेश्चन जरूर रखेंगे, इसमें केवल वो फ्लैट ऑर्डर पूछेंगे, तो ऑर्डर अपॉन डिसोसिएशन चार ऑप्शन बना देंगे, एक टिक मारना होगा, है ना। तो ये ऑर्डर तो बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिजिकल स्टेट एंड कलर, ठीक है, फिजिकल स्टेट एंड कलर। देखो कलर प्रॉपर्टी ऐसी कि हर जगह हम लोग नहीं पढ़ते हैं हर फैमिली में, लेकिन हैलोजन फैमिली की प्रॉपर्टी अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे जितनी भी हैलोजन है सभी कलर्ड है, ऑल हैलोजन आर कलर्ड, ठीक है। इसमें फ्लोरीन क्लोरीन गैसें हैं, कलर्ड गैसें हैं रूम टेम्परेचर पे। ब्रोमीन गैस तो नहीं है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है, रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड होता है ब्रोमीन, और आयोडीन सॉलिड स्टेट में इसके वायलेट कलर के क्रिस्टल्स देखे जाते हैं, ठीक है। हाँ, इनके कलर क्लोरीन पेल येलो गैस है और फ्लोरीन ग्रीनिश येलो, ठीक है। फ्लोरीन पेल येलो, क्लोरीन अभी लैब में आप लोग टेस्ट जब करोगे क्लोराइड आयन का टेस्ट करते हैं तो उसमें क्लोरीन गैस निकलती है, जब वो निकलती है तो पूरी टेस्ट ट्यूब चारों टेस्ट ट्यूब की जो वॉल होती है वो हल्की सी ग्रीनिश येलो हो जाती है, कहीं कहीं ग्रीन की धब्बे दिखते हैं, कहीं कहीं येलो येलो दिखते हैं, बड़ा प्यारा अच्छा सा मतलब टेस्ट ट्यूब आपकी जैसे ग्रीन है और येलो, ग्रीन येलो दोनों स्पॉट नजर आते हैं। करिएगा आप लोग क्लोराइड आयन के टेस्ट में, ब्रोमाइड आयन के टेस्ट में वायलेट उसकी रेडिश ब्राउन सी हो जाती है। प्रैक्टिकली करो तो बड़ा मजा आता है लैब में गैसों, लेकिन ये गैसें बहुत ज्यादा सूंघना नहीं, ये सारी हैलोजन जो है ना ये बोलते हैं थोड़ी सी वैसी है, टॉक्सिक है, ठीक है ज्यादा, जैसे अमोनिया भी टॉक्सिक ही होती है एक तरह से, ज्यादा सूंघ लो सर दर्द हो जाएगा, आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, इस तरह से है ना, इसमें इरिटेशन होगा। हैलोजन बहुत अच्छी गैसें नहीं है, लेकिन जिंदा रहोगे ऐसा कुछ नहीं है, एक दो घंटे तक लगेगा अजीब सा ऐसा फीलिंग है। अब आते हैं भैया कि हैलोजन कलर्ड क्यों है,
हैलोजन की दुनिया इतनी रंगीन क्यों है, हैलोजन इतने रंगीन मिजाज के कैसे है, ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं भाई। हाँ देखो, हैलोजन की दुनिया रंगीन कैसे है, इसको एक्सप्लेन करते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के, ठीक है, एमओटी जिसको हम लोग पढ़े 11th में, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। क्या लिखा है जरा पढ़ डालते हैं इसको। एक्सप्लेन बाय एमओटी क्या कहती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, द कलर arises ड्यू टू absorption of radiation from visible region and electronic transition occur from होमो टू ल्यूमो, लिखो जरा यहाँ पे, ये फिलिंग द ब्लैंक्स मैंने छोड़ दिया है। होमो, हैलोजन में होमो ये होते हैं पाई सितारा px बराबर पाई सितारा py, टू ल्यूमो, ल्यूमो द लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूल सिग्मा सितारा pz। ये थोड़ा सा बस कीवर्ड है, ये थोड़ा सा समझना हम लोग को। हैलोजन रंगीन क्यों है, कलर्ड क्यों है, क्योंकि हैलोजन में जब उनका बनाते हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो हैलोजन डाइटॉमिक होते हैं, सारे हैलोजन क्या है डाइटॉमिक, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगती भी स्पेसिफिक इनके लिए डाइटॉमिक, O2 C2 B2 O2 प्लस O2 माइनस, ये सब हम लोग बॉन्ड ऑर्डर खूब निकाले हैं 11th में, निकाले नहीं निकाले, ठीक है, किसी का 2.5 आ जाता है ना, ऐसे भी ये हैलोजन भी डाइटॉमिक है, तो इनकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं, है ना, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, कलर, ये कहीं ना कहीं एमओटी से रिलेटेड है, ठीक है। अब इनका जरा इलेक्ट्रॉनिक, ये आप लोगों को थोड़ा याद है ना, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग वाला सीक्वेंस जो है, तो देखो इसका मैंने p ऑर्बिटल का बनाया हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, क्योंकि उनके p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ही आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक है। ये एक p, जैसे मान लो f मिलके F2 बन रहा है, एक एटम फ्लोरीन, एक दूसरा फ्लोरीन, और इनके मॉलिक्यूल, जब एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल में नहीं एग्जिस्ट करता है, वो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल के लीनियर कॉम्बिनेशन से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं उनमें एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एटम में आइसोलेटेड एटम या आयन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड उनके प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है, 1s 2s 2p 3p इनमें एग्जिस्ट करता है, लेकिन दो एटम मिलकर जब एक मॉलिक्यूल बनाते हैं डायटॉमिक टाइप का, तो उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड उनसे बनने वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2p जब ओवरलैप करते हैं तो एक बनता है सिग्मा 2pz, अभी T2 नहीं लिख रहा होगी, क्लोरीन के लिए 2 हो जाएगा, क्लोरीन के लिए 3 लिखना पड़ेगा, ब्रोमीन होगा तो 4 लिखना पड़ेगा, इससे मैंने जनरल n लिख दिया, ठीक है। तो सबसे कम एनर्जी का क्या हो जाएगा सिग्मा npz, उससे ज्यादा पाई npx बराबर पाई npy, ये दोनों बॉन्डिंग हो गए। अच्छा, जितने बॉन्डिंग बनते हैं उतने ही उनकी फोटोकॉपी वाले एंटी बॉन्डिंग वाले बन जाते हैं, तो एक एंटी बॉन्डिंग का बन गया, ठीक है। अब इसके पीक पे बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 5 इसके पास, 5 इसके पास, कितने हो गए 10। अब जरा भरो इसके, मतलब इसको खाली करके जो भरते हैं, अब अगर इसमें बोले कि इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो सबसे पहले कहाँ फिल करना होगा, सबसे कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल, सबसे पहले कहाँ फिल होगा, सिग्मा npz, ठीक है। फिर पाई टू पी एन एक्स पाई टू पी, कितने फिल हो गए 6, फिल कितने करने 10, फिर 1 1 भर देंगे, इनकी एनर्जी बराबर है क्योंकि, और फिर पेयरिंग कर देंगे 2 से, बस 10। अब इस सीक्वेंस में हाईएस्ट एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, इस एनर्जी सीक्वेंस में हाईएस्ट एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है, ये वाला, इसको बोलेंगे होमो, इसको क्या बोलेंगे, होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट एनर्जी का ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। और उसके जस्ट ऊपर को उसको बोलेंगे लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अनऑक्युपाइड मतलब तो खाली पड़े उनमें कम एनर्जी वाला कौन सा है, तो वो यही होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो खाली पड़े होंगे 3p वाले, वो तो और ज्यादा एनर्जी के होंगे, तो उन खाली वालों में सबसे कम एनर्जी इसकी है, सिग्मा सितारा 2p npz, ठीक है। अब ये कलर कैसे शो करते हैं, तो जब इन पे विजिबल लाइट पड़ती है, विजिबल मतलब प्योर वाली, तो उसका एक पर्टिकुलर लैम्डा एब्जॉर्ब कर लेते हैं,
एक पर्टिकुलर वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेते हैं विजिबल रीजन में। मान लो रेड कलर का लैम्डा एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अब ये तो तुम लोग कॉम्प्लेक्स की थ्योरी में पढ़े चुके हो कि एक लैम्डा एब्जॉर्ब करने के बाद जो बचा हुआ कलर होता है, जैसे 7 में एक कलर का लैम्डा एब्जॉर्ब कर लिया तो बाकी 6 का मिक्सचर एक पर्टिकुलर कलर ही होता है ना। तो जो बची हुई लाइट का कलर होता है वो ट्रांसमिटेड लाइट का कलर होता है, और ट्रांसमिटेड लाइट एब्जॉर्ब लाइट का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब ये कैसे पता लगा, तो उसके लिए गोला बना के मैंने बताया था, यहाँ से यहाँ भी बनाया ही होगा, ठीक है, कि अगर कोई हैलोजन ग्रीन कलर की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो दिखेगा कैसा, रेड, ठीक है। अब जैसे आपसे ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में मेंस लेवल पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आयोडीन के क्रिस्टल येलो कलर में, आयोडीन किस कलर के होते हैं, वायलेट कलर के होते हैं। तो वायलेट तो हम लोग को दिखते हैं, इसका मतलब वो कलर ट्रांसमिटेड लाइट। तो बताओ आयोडीन के क्रिस्टल कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनपे जब विजिबल लाइट पड़ रही है तो कौन सा लैम्डा एब्जॉर्ब कर रहा है, हाँ। तो वायलेट तो खुद दिख रहे हैं, वायलेट के सामने येलो। ऑब्जेक्टिव में ये सब हरकतें कर सकता है, पूछ सकता है ये सब चीजें, हाँ। फ्लोरीन वायलेट नहीं, फ्लोरीन दिखता है, फ्लोरीन गैस पेल येलो दिखती है, इसका मतलब फ्लोरीन गैस के मॉलिक्यूल कौन सा लैम्डा एब्जॉर्ब कर रहे हैं विजिबल रीजन में, येलो के सामने वायलेट भी पड़ा है ना। तो ऐसे कुछ रिलेट करके हाँ, इंडिगो का रीजन बहुत सॉल्व होता है। उस अगर बिग्योर के वो कुछ होता है 350 से 750 नैनोमीटर कुछ होता है, तो उसमें शुरुआत में जो आता है वायलेट ही आता है ना, कम वेवलेंथ वायलेट की होगी। और इंडिगो में देखो तो इंडिगो बहुत सॉल्व रीजन होता है, कभी आप वो पैटर्न देखना पूरा 7 कलर का, तो इंडिगो का रीजन वेरी सॉल्व होता है। तो वायलेट इंडिगो मिलगा के वो वायलेट ही मान लेते, ठीक है। इतना कम होता है, और वायलेट और इंडिगो का मिक्सचर वो वायलेट जैसा ही लगता है, जैसे ही कलर मिक्स होते हैं। तो थ्योरी में, इस थ्योरी में इंडिगो को कोई अलग से प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, ठीक है। ये हाँ, अब जैसे ये एक अच्छी बात बोली आपने कि क्लोरीन हमें ग्रीन ही येलो दिखता है, तो ये चीज हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रीनिश येलो, येलो ज्यादा दिख रहा है तो इसका मतलब वायलेट कलर का लैम्डा वो ज्यादा एब्जॉर्ब करता है ना। और लेकिन थोड़ा सा वो रेड रेंज का भी लैम्डा एब्जॉर्ब कर रहा होगा कि रेड के सामने ग्रीन आ रहा है, थोड़ा सा हरापन भी रहता है, ग्रीनिश येलो बोलते हैं। तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल रेड का थोड़ा सा रीजन एब्जॉर्ब कर रहे होंगे, है ना, वेवलेंथ का, और वायलेट मैक्सिमम, है ना, दोनों का मिक्स मान सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, आपसे कभी पूछा जाए भैया ऑक्सीजन गैस तो कलर्ड नहीं है, ठीक है, या नाइट्रोजन गैस कलरलेस है, ठीक है, ये भी डायटोमिक गैस है, इनका भी अगर टिंग काउंटिंग बनाया जाए एक एनर्जी लेवल डायग्राम, तो इसमें भी होमो से लिमो होना चाहिए ट्रांजिशन। तो उसमें समस्या क्या होती है, थोड़ा बता देते हैं आपको। हैलोजन्स में होमो और लिमो, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इनका एनर्जी का गैप स्मॉल होता है, लिख लो ये चीज यहाँ पे। ये जो होमो लिमो का डिफरेंस है वो क्या है, स्मॉल होता है, कम होता है, ठीक है। और इस वजह से विजिबल लाइट भी पड़ती है ना, तो होमो के इलेक्ट्रॉन उस विजिबल लाइट की फोटॉन्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जंप हो जाते हैं। विजिबल लाइट की फोटॉन की एनर्जी सफिशिएंट होती है उनको होमो से लिमो में एक्साइट कराने के लिए, है ना। लेकिन ऑक्सीजन में ये डिफरेंस काफी ज्यादा होता है, नाइट्रोजन में भी काफी ज्यादा होता है, होमो लिमो का डिफरेंस बढ़ जाता है, और होमो लिमो का डिफरेंस बढ़ जाता है, इसलिए केवल विजिबल लाइट जब पड़ती है तो कोई लैम्डा एब्जॉर्ब, विजिबल लाइट के वेवलेंथ वाले जो फोटॉन होते हैं ना, वो उनको एक्साइट होमो से लिमो में पहुंचाने के लिए सफिशिएंटली नहीं है। जब उनसे और ज्यादा एनर्जी की लाइट डालते हैं, विजिबल से ज्यादा एनर्जी किसकी होती है, यूवी, है ना, वो तुम लोग देख रहे हैं ना, मुझे याद है यूवी रेडिएशन को भी एब्जॉर्ब करते हैं, हाँ। तो ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन बोलते हैं कि अगर इन पे यूवी लाइट की वेवलेंथ अल्ट्रावायलेट लाइट डालते हैं तब इनके होमो के इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट किसमें करते हैं, एक्साइटेशन होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन विजिबल लाइट के फोटॉन्स नहीं करा पाते इनका एक्साइटेशन, ठीक है। कौन से कराते हैं, ज्यादा एनर्जी के अल्ट्रावायलेट लाइट के। और अगर वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर अल्ट्रावायलेट को भी दिखता थोड़ी ना है, उनका कॉम्प्लीमेंट्री भी उसी यूवी रीजन में ही क्यों लाई करेगा, इसलिए हमें वो कलर दिखाई नहीं देते, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कलरलेस होते हैं, ठीक है। अगर सपोज ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल भी विजिबल लाइट की लैम्डा एब्जॉर्ब करते
तो ऑक्सीजन भी हमें कलर्ड गैस दिखाई देती है ना, ठीक है। यूवी रेडिएशन डालेंगे भी तो भी नहीं दिखते ना दिखेगा, लेकिन ट्रांजिशन हो रहे होंगे उस समय, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहे होंगे, लेकिन यूवी रेडिएशन डालने से ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ओजोन ये सब कलर भी लेस दिखाई देते, ठीक है। हाँ, ओजोन सॉलिड जब होता है ना, ओजोन के क्रिस्टल वायलेट कलर के होते हैं, ओजोन लिक्विड फॉर्म में भी पेल वायलेट होता है। तो बोला जाता है कि ओजोन जब लिक्विफाइड हो जाता है तो वो थोड़ा सा विजिबल रीजन की लाइट के अब्सॉर्ब करना शुरू करता है, लेकिन ये तो परमानेंट कलरलेस है कैसे, ऑक्सीजन नाइट्रोजन। थोड़ा सा बेसिक है, पता होना चाहिए आप लोग सभी को, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक गैस होती है फिर भी कलरलेस होती है। तो ऐसे आपको कंफ्यूज करके बोलेगा ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक गैस, है ना, तब भी वो क्या है, कलरलेस है, क्योंकि ज्यादातर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कलर्ड होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक होने के बाद भी कलरलेस होती है। उसका रीजन ये है, दोनों का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, एक्साइटेशन के लिए यूवी लाइट से ही एक्साइट होते हैं, विजिबल लाइट के फोटॉन्स इनसफिशिएंट होते हैं उनके एक्साइटेशन के लिए, ठीक है ना, इसलिए वो कलर शो नहीं करते। क्लियर है ना, बातें समझ में आ रही है, मजा आ रहा है ना? बहुत मजा। देखो इग्नोर्गली थोड़ा बोरिंग है यार, मतलब इग्नोर्गली को इग्नोर्गली तरफ पढ़ाएंगे ना तो बोर हो जाएगा, तो थोड़ा सा मजे दिलाते रहते हैं, है ना, कि इंटरेस्ट बना रहे हैं। चलो भाई, लेकिन ये है कि इनके क्वेश्चन बहुत सीधे सीधे पूछा है। अभी आपको पी ब्लॉक का क्वेश्चन बोलो तो करा है, एक पी ब्लॉक पूरा पढ़ा नहीं, उसमें नाइट्रोजन फैमिली का भी क्वेश्चन डाला हूं, तो बहुत एडवांस के पेपर का में भी पेपर क्वेश्चन देखोगे तो वो अपनी रेंज में, तो जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये मैं आपको मैक्सिमम पढ़ा रहा हूँ, पेपर आपके नोट्स से बाहर नहीं जाएगा। केमिस्ट्री के जो नोट्स मैंने आपको बनवाए हैं, किसी भी चैप्टर को उठा के देख लेना, चाहे मेंस का पेपर आराम से कवर हो जाएगा, एडवांस का भी पूरा कवर हो जाएगा। एडवांस में थोड़ा बस यही है कि थोड़ा सा वो एक क्वेश्चन में 3-4 कॉन्सेप्ट को पूछ लेते हैं, एक ही क्वेश्चन में वो डी ब्लॉक का भी कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं, हो सकता है डी ब्लॉक का भी कोई कॉन्सेप्ट डाल दे, क्योंकि उनको लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन ही पूछने होते हैं, है ना, तो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन का लेवल इतना टफ नहीं, जैसे सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन आया है ना, सीधे पैकिंग इफिशियंसी पूछी उन्होंने, लेकिन उसमें कंफ्यूज किया उन लोगों ने, देखा है क्वेश्चन, उसमें एनायन कॉर्नर पे बैठा ले और कटायन को बेस सेंटर पे, तो ये बच्चा अगर सोचेगा ये तो एफसीसी लैटिस हो गया, एफसीसी पैकिंग, एफसीसी में क्या देगा, 74% ऑप्शन पड़ा हुआ है ना, लेकिन एफसीसी तो तभी बनेगी ना सारे एटम आइडेंटिकल क्या हो, रेडियस के हो, ठीक है। तो उसमें हम लोग को जैसे आयनिक सॉलिड में हमने बताया था ना पैकिंग से निकालने का, कि पहले एनायन के रिस्पेक्ट में निकाल लो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं इनटू उसका जेड, प्लस कटायन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं 4/3 पाई r1 क्यूब इनटू उसका जेड और डिवाइडेड बाय a क्यूब इनटू n, है ना, बात समझ रहे, तब उससे निकालो आप पैकिंग से, तो वो थोड़ी सी कम आएगी, उसमें 63% कुछ आती है ना। करिए, अच्छा क्वेश्चन है उसमें, देखिए एक ही क्वेश्चन दिया है सॉलिड स्टेट में उन्होंने, ये थोड़ा सा वही है कि किसी ने सोचा होगा एफसीसी है सीधे 74%, तो नहीं है, इसमें सब आइडेंटिकल होते तो 74% आता है, लेकिन कटायन छोटे एनायन बड़े तो उसमें फिर उसी फॉर्म में से करेंगे, इफ वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय टोटल एटम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय टोटल एटम में वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय एनायन प्लस वॉल्यूम ऑक्यूपाई बाय कटायन डिवाइडेड बाय a क्यूब इनटू 100, है ना, बात समझ आ रही, करिएगा बोला, अगर नहीं किया तो मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, एक बार अच्छे क्वेश्चन ऑक्सीडाइजिंग पावर, हैलोजन, ऑल हैलोजन आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इनका एसआरपी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा एसआरपी होता है फ्लोरीन का ही, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीन में, तो सबसे अच्छी ऑक्सीडाइजिंग फ्लोरीन होती है, फिर सेकंड नंबर पे क्लोरीन, फिर ब्रोमीन आती है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है हैलोजन, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भैया फ्लोरीन का एसआरपी क्यों सबसे ज्यादा है, व्हाई फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग हैलोजन, ठीक है। तो
अगर आपसे यही पूछने लगे कि एसआरपी क्यों ज्यादा है, तो ये कैसे बताएंगे? ये तो चलो एसआरपी तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल में पता था कि भाई उस ऑर्डर एसआरपी के ऑर्डर में एलिमेंट अरेंज है, लेकिन यहाँ पे वो एसआरपी पे ही बात कर रहा है कि एसआरपी ही क्यों जाता है क्लोरीन पे, हाँ किसी दूसरे हाइड्रोजन में क्यों नहीं जा रहा है। तो इसको समझा सकते हैं बहुत आसान से थर्मोडायनामिक्स के बेसिस पे। देखो एसआरपी का मतलब क्या होता है, सिंपल वे में समझो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। कोई भी एलिमेंट अगर खुद रिड्यूस होगा, है ना, तभी तो उसका एसआरपी डिफाइन होगा। उसकी हाफ रिएक्शन अगर लिखो, जैसे कोई भी हैलोजन है, फ्लोरीन है, F2 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके F माइनस जब बनाएगा 2F माइनस, तभी तो उस रिएक्शन का एसआरपी डिफाइन होगा। हाफ रिएक्शन तो बनेगी ना, है ना, Cl2 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बनाएगा, तभी तो उस रिएक्शन का हाफ एसआरपी डिफाइन होगा। ठीक है, तो एक अगर हम लोग रिएक्शन लिख दें कि जनरल हैलोजन को मैंने X2 लिख दिया है, ठीक है, देखो दिख रहा है X2 हाफ मोल X2 लिया, एक मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करके X माइनस एक्वस में कन्वर्ट। एसआरपी हमेशा आयन एसआरपी जब भी निकालते हैं तो उसमें आयन की फेज क्या होनी चाहिए, एक्वस, ये भी बेसिक से पॉइंट। तो ये मैंने हाफ रिएक्शन किया। अब इस रिएक्शन का एसआरपी हमें निकालना है, ठीक है, ये अगर बदल जाए तो एसआरपी जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, लेकिन वही बात है एसआरपी लाए कहां से? तो फिर इसमें हम लोग बॉन्ड हमारा साइकिल बनाते हैं, ठीक है। X2 से X माइनस जाने का एक दूसरा रास्ता हम लोग निकालेंगे। कैसे? पहले हम लोग क्या करेंगे, X2 का सिंगल बॉन्ड तोड़ेंगे, ठीक है। X2 मतलब जो भी हैलोजन है उसमें XX मतलब हैलोजन को X से रिप्रेजेंट किया जाता है, XX के सिंगल बॉन्ड को तोड़ना है। और एक मोल में सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो उसकी क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, सिग्मा XX से लिखते हैं, है ना, लेकिन यहाँ तो हाफ मोल है इसलिए हाफ भी लगा है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस हैलोजन, जो भी हैलोजन है, इसके हाफ मोल के बॉन्ड डिसोसिएशन के बराबर एनर्जी दे दें तो उसके सिंगल बॉन्ड तबाह हो जाएंगे, वो सारे एटम गैसियस एटॉमिक फॉर्म में हमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो मैंने H2 से X एटॉमिक फॉर्म में बनाया, उसके लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ी, उसको बोल दी बॉन्ड डिसोसिएशन, ठीक है। ये एनर्जी देनी पड़ेगी तो प्लस में होगी कि माइनस में? प्लस में। तो ये जरूर लिख लीजिए कि कौन सी एनर्जी प्लस में होगी, अभी आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये वाली देनी पड़ेगी एंडोथर्मिक प्लस, ठीक है, हाँ, इसकी वैल्यू प्लस में, ठीक है। अब हमें पहुंचाना है उसको आयनिक फॉर्म, ठीक है। तो ये तो अभी न्यूट्रल फॉर्म में है, तो उसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। एक मोल आइसोलेटेड एटम गैसीय एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अच्छा, ये तो एनर्जी निकलेगी कि देनी पड़ेगी? निकलेगी, है ना, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी माइनस। अभी भी लेकिन फेस अभी बाकी देखो आयन तो बन गया, लेकिन फेस अभी गैसेस एक्वस करना है, तो वो जो एक मोल गैसेस आयन उसको पानी में डालना पड़ेगा, उसको हाइड्रेट करना पड़ेगा, उसके चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कराने होंगे, तब उसकी फेस क्या होगी, एक्वस। तो एक मोल आयन को पानी में डालने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, वो डेल्टा H है, वो उसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। और आप इस रास्ते से जाओ चाहे इस रास्ते से, नेट एंथैल्पी तो बराबर होगी, कौन नंबर साइकिल ये क्या था, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस पाथ की एंथैल्पी डेल्टा H, समझिएगा, ये इन तीनों एंथैल्पी के सम के बराबर होगी, मतलब हाफ टाइम्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ XX प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है, होगा। डेल्टा H हमें यहाँ से मिल जाएगा, डेल्टा H की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, इसमें निगेटिव कौन है, पॉजिटिव कौन है, ये भी देख लो। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव, और तीसरी वाली भी नेगेटिव। दो एंथैल्पी लास्ट की दो नेगेटिव है, पहले पॉजिटिव, ठीक है। और ये अगर आप ये चाहते हो कि ये रिएक्शन आसानी से हो जाए, इजी गोइंग हो जाए, तो इसका डेल्टा G जितना निगेटिव होगा भाई रिएक्शन उतनी आसानी से होगी। और डेल्टा G और डेल्टा H में बोलते हैं डेल्टा H डेल्टा G के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना एंथैल्पी निगेटिव होगी किसी रिएक्शन की, उसका डेल्टा G भी उतना ही ज्यादा क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है।
तो इसका मतलब इन तीनों एंथैल्पी का सम जितना ज्यादा निगेटिव होगा उसका डेल्टा जी उतना निगेटिव होगा, और एक सम उतना थर्मोडायनामिकली फिजिबल होगी, मतलब उसके खुद के रिड्यूस होने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी, और जो हैलोजन जितनी आसानी से रिड्यूस हो जाएगा उतना ही पावरफुल क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि इन तीनों एंथैल्पी का सम जिसमें सबसे ज्यादा निगेटिव होने वाला है वही हैलोजन सबसे अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइज, क्योंकि उसका डेल्टा जी उतना निगेटिव आएगा और वो उसका खुद का रिडक्शन उतना ज्यादा थर्मोडायनामिकली फिजिबल होगा, वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइज। ठीक है, अब इसका डेल्टा जी आना किसके कंधों पे है, कौन सी दो एंथैल्पी है जो ज्यादा जो निगेटिव है, डेल्टा एच डी जी एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी। इसका मतलब ये दो एंथैल्पी जिस हैलोजन के लिए जितनी ज्यादा निगेटिव होगी वही हैलोजन उतना अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो अब ये नीचे टेबल देखो, मैंने यहाँ पे ये डेटा मैंने चुराया हुआ है सीआरटी का, इससे थोड़ा समझ में आएगा आपको। मैंने फ्लोरीन और क्लोरीन में ही कंपैरिजन कराया है क्योंकि इन्हीं में कंपैरिजन से समझ में आ जाएगा। मैंने दोनों की बॉन्ड एनर्जी भी लिख डाली है, ठीक है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, मेन देखा जाए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के लिए मेन दो एंथैल्पी जो निगेटिव वाली है, ठीक है, निगेटिव में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन। अब देखो क्लोरीन की निगेटिव कितनी है, -330, क्लोरीन की -349। डिफरेंस बताओ क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा तो नहीं है यार, -330 -330 -340 दोनों निगेटिव है लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक, स्मॉल डिफरेंस बोल रहे हैं। अब इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी फ्लोरीन की -550, क्लोरीन की 381, डिफरेंस काफी ज्यादा है, तो फ्लोरीन की बहुत ज्यादा निगेटिव है। ठीक है, तो जब इन तीन एंथैल्पी का सम करेंगे और इन तीन का सम करेंगे तो देखो आनी इसकी ज्यादा निगेटिव है, उसकी भी निगेटिव आएगी लेकिन क्लोरीन से ज्यादा निगेटिव किसकी आ रही है, क्लोरीन की। ठीक है, तो क्लोरीन की नेट बॉन्ड एंथैल्पी सम जो है डेल्टा एच ओवरऑल वो इसका ज्यादा निगेटिव आएगा, लेकिन उसके मोर निगेटिव आने में किस कौन सी एंथैल्पी सबसे ज्यादा रिस्पांसिबल है, हाइड्रोजन। अब तो एक पॉइंट और है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ही तो एक फैक्टर होगा हो सकता है, क्योंकि अगर पॉजिटिव में कोई नंबर कम है तो निगेटिव आने की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो फ्लोरीन की बॉन्ड एंथैल्पी याद करो, फ्लोरीन की बॉन्ड क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों से कम हो गई, ठीक है, तो फ्लोरीन की काफी कम है 158 है ना, तो इसकी प्लस में ये वाली वैल्यू भी कम है, तो कहीं ना कहीं इसका भी रोल है। तो देखा जाएगा कि फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हैलोजन में, उसके लिए कौन सी दो एंथैल्पी रिस्पांसिबल हो गई, हाई वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन एंथैल्पी एंड लो वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन, है ना, नेगेटिव वाली काफी ज्यादा है क्लोरीन की हाइड्रेशन की, और पॉजिटिव वाली काफी कम भी हो गई, डिफरेंस भी काफी ज्यादा है ये डिफरेंस। ठीक है, इस वजह से फ्लोरीन की नेट में निगेटिव आ रही है, तीनों का सम मोर निगेटिव आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये मैं क्यों बता रहा था, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो डेटा को याद नहीं करना है, लेकिन आपको एक मोटा मोटा बता देना है कि कौन सी दो एंथैल्पी डोमिनेट हो जाती है, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्लोरीन की ज्यादा निगेटिव हो जाती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी काफी कम हो जाती है पॉजिटिव, है ना। तो देखो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, आल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, उसने फंसाने की कोशिश की है, शुरुआत की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिफरेंस बहुत कम होता है क्लोरीन और क्लोरीन में, और कह रहा है उसके बावजूद तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा है, फिर भी क्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की ज्यादा है ना, लेकिन फिर भी क्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है। तो यहाँ पे मेन रीजन है कि बची हुई जो दो एंथैल्पी है ये मेन रोल प्ले कर रही है। पहली फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन पॉजिटिव में काफी कम है क्लोरीन के रिस्पेक्ट में, है ना, और दूसरी फ्लोराइड आयन की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा नेगेटिव है, हाई वैल्यू है क्लोरीन के रिस्पेक्ट। इस वजह से ओवरऑल क्योंकि तीनों का सम जो है वो रिस्पांसिबल है एसआरपी के, मतलब एसआरपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सम ऑफ दीज एंथैल्पी, चाहो तो ये चीज लिख लेना है ना, हैलोजन का जो एसआरपी वैल्यू है वो इन तीन एंथैल्पी के सम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
ये जितना ज्यादा ही निगेटिव आएगा उतना ही ज्यादा अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। बोल भाई। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, AIEEE वालों ने क्या पूछा, इनकी भी मंशा समझ लीजिए। 38 which among the following factors is the most important in making chlorine the strongest oxidizing agent? Electron affinity, bond energy, hydration energy, hydration energy, देखो चौथा तो ऐसे हटा देना क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग पावर को आयनेशन एनर्जी इफेक्ट ही नहीं करती। थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग केवल 3 एंथैल्पी इफेक्ट करती, बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा डोमिनेंट है वो हाइड्रेशन एनर्जी है, फ्लोरीन, है ना। इसलिए अगर 3 में से एक फैक्टर को ही हमें बताना पड़ेगा तो हम लोग आंसर क्या देंगे, हाइड्रेशन। वैसे थोड़ा सा रोल बॉन्ड का, एनर्जी का भी है ना, लेकिन उसने केवल पूछा ना मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मेकिंग क्लोरीन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजर, तो इसमें फिर सिंगल चॉइस में हाइड्रेशन एंथैल्पी को ही बोलेंगे, है ना। क्लोरीन की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू के साथ डिफरेंस ज्यादा है, क्लोरीन और क्लोरीन बाकी हैलोजन के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हाँ मोर देन होता तो फिर वो पूछता कि कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट वर्ड ना लगाता और फिर तो तीनों ही हो जाते, और मोस्ट लगा देता तो भी 2 और 3 लगा देते, है ना। मोस्ट हटा देता तो 3 हो जाते। एक क्वेश्चन है सीट में अभी पड़ा हुआ है, उसमें ऐसे ही पूछा है उन्होंने, मोस्ट तो शायद नहीं पूछा है, MCQ में शायद देखना, CQ में जाएगा तो उसमें फिर दोनों, जैसे एनसीईआरटी ने आंसर दिया ना कि 2 एंथैल्पी को उसने कंसीडर किया, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा तो रोल है हाइड्रेशन। हाँ ये क्लोरीन फ्लोरीन में एक चीज ये देख लो कि ऐसा तो नहीं कि क्लोरीन का निगेटिव वैल्यू किसकी ज्यादा है, नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादा निगेटिव फ्लोरीन की अगर होती इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो उसके ऑक्सीडाइजिंग एक्शन में उसका भी रोल होता है ना, क्योंकि सम जितना ज्यादा निगेटिव आएगा उतना ज्यादा आसानी से खुद रिड्यूस होगा और उतना ही नहीं, क्लोरीन बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। अगर MCQ में भी आएगा और मोस्ट नहीं भी लगाएगा तो भी हम लोग 2 ही बॉन्ड डिसोनेंसी और हाइड्रेशन, ठीक है ना। ध्यान नहीं दिया था मैंने, क्लोरीन की तो लेस नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, है ना, करेक्ट है ना। इस चीज को समझ के ही आंसर देंगे, है ना। 1 मिनट बचा है, कोई बात नहीं। प्रॉपर्टीज आपकी कंप्लीट हो गई, हैलोजन फैमिली की फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट है। अब यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, क्लोरीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन, क्लोरीन पहले हैलोजन्स के पढ़ेंगे, फिर उनके कंपाउंड के पढ़ेंगे, ऑक्साइड, हाइड्राइड, ऑक्सी एसिड, है ना। बढ़िया चैप्टर है हैलोजन, नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे करेंगे। इसको फोटोकॉपी कर लीजिएगा, प्रिंट आउट आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो साथ ही साथ आप लोग लिखते जाओ क्योंकि अब रिएक्शन शुरुआत होगी। आज इतनी रिएक्शन थी नहीं, अब क्या है कि रिएक्शन, तो हम लोग सीधे प्रोडक्ट बनाते जाएंगे, लॉजिक समझते जाएंगे, प्रोडक्ट बनाते जाएंगे, तो आप लोगों को लिखना कम से कम पड़ेगा, ठीक है। चलो फिर हाँ बताओ। मैग्नीशियम बस थोड़ा सा देख लो, बस उसमें बहुत ज्यादा है नहीं, है ना। पहले उसमें कैल्सिनेशन कराते हैं और उसके बाद फिर सीधे क्या कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन कराते हैं और बाद में रिफाइनिंग कराते हैं, है ना। इलेक्ट्रोलाइट रिडक्शन में वो मिला देते हैं MgCl2 CaCl2 को, मेल्टिंग पॉइंट को कम करता है, फ्यूजन मिक्सचर जिसको बोलते हैं, जैसे हॉल एलॉट होता है उसमें डॉ प्रोसेस होता है। बस ये थोड़ा सा देख लेना, बना लेना फ्लो चार्ट के फॉर्म में, ठीक है। अगर उसमें पूछा जाएगा तो उसी से रिलेट कर देंगे, ठीक है। चलो फिर ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी आगे कराएंगे।